आप में से किसी ने पास्ट में होम लोन लिया है? रेज योर हैंड। बीर सिंह जी नमस्कार। अनम्यूट करिए सर अपने आप को। आपसे ही शुरुआत करेंगे। जी आप सर। चाहें चाहें तो बताएंगे, नहीं अगर आपको लगेगा ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो आप ना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस आप सर लिया। आपने होम लोन कितने का लिया था? मैंने सर उस टाइम लिया था 18 लाख का। 18 लाख का, ठीक है, वेरी गुड। आपने मकान कितने का लिया था? मकान 27 का। 27 का। आप होम लोन कितने का ले सकते थे, चाहते तो? मैं चाहते तो 25 तक जा सकता था। बड़े आराम से जा सकते, ठीक है। और कोई इससे बड़े अमाउंट वाला कोई है? इससे बड़े अमाउंट वाला किसी ने पास्ट में, इधर बीच में साल 2 साल 4 साल में किसी ने होम लोन लिया? विवेक जी आप बोलना चाहेंगे क्या? पा, 5 7 8 साल पहले लिया था सर, 69 लाख का। 69 है, वेरी गुड। मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश थी, ऐसे ही आदमी की तलाश थी बस। कितने का ले सकते थे? जो भी प्रॉपर्टी आपने लिया था उस पर कितने का ले सकते थे? जितना, अगर आपका जो कहते हैं ना, लोन दो तरह से अलाउड होता है। एक कि मेरी इनकम क्या है, पेइंग कैपेसिटी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। इसके बेसिस सर पे लोन। ईमानदारी से बताऊं तो ये 2015 16 की बात है वो। मतलब जितना दे सकता था बैंक, मतलब इतना ही दे सकता था, सबको जोड़ जाड़ के। अच्छा, तब मैक्सिमम की आप। बात है, 10 साल पहले की बात है। ठीक है, तो मतलब आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम ले लिया था, ठीक है। और हाँ जी ठीक सर। है, आपने क्या उसको पे कर दिया या अभी पे कर रहे हैं? नहीं सर, 1 साल में खत्म कर दिया था। खत्म कर दिया, वेरी गुड। बहुत मतलब इतनी सवा अच्छी, सवा साल। इतनी अच्छी यस। केस स्टडी आप मेरे पास ले आए हैं ना, दिल खुश कर दिया आपने, दिल खुश कर दिया, वाह। मुझे आप ही की तलाश थी बस, एकदम। अभी आपको दिखाऊंगा कि, चलिए और कोई है क्या? इससे भी बड़ा अमाउंट वाला कोई है? इससे बड़े अमाउंट वाला कोई है? किसी ने होम लोन लिया हो इससे बड़े अमाउंट का, या इससे बड़े अमाउंट का ले सकता था लेकिन लिया 10 20 लाख का ही केवल? ऐसा कोई है? एनी वन ऑफ यू? सर उसके बाद मैं ही हूँ, मतलब लिया था 10 20 लाख रुपए का, वो 4 6 महीने में खत्म कर दिया था। अच्छा। क्या कहते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी पे, कहने का मतलब। और वो उस पे कितने का ले सकते थे? बहुत ज्यादा ले सकते थे तो उस टाइम तो शायद 1.5 2 करोड़ का ले सकता वाह, था, बहुत चाहता तो। मतलब कितने अच्छे सर। लेकिन 20। सब लोग विवेक जी के लिए ताली बजाएंगे। 4 साल पहले केवल 50 लाख ले सकते थे, और 4 साल बाद 1.5 करोड़ ले सकते थे। तो इसका मतलब इन्होंने नहीं सर। सर हाँ 2000 वो 15 वाला है, पहले वाला 15 16 17 इन 3 साल में। और हाँ, ये जो बता रहा हूँ ये 19 है। ठीक है, चलिए, दिल खुश कर दिया विवेक जी। अब देखिए कि आपने अपने लाइफ में कितने पैसों का नुकसान किया, इसी पे शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आप हमारी आज की स्टडी हैं, और इसको बुरा मत मानिएगा, ये सबके सीखने के लिए है, सिंपल सा फाइनेंस है। नहीं सर, बुरा नहीं मानते। हाँ वाह, चलिए। तो अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। सपोज, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं कहता हूं कि अगर विवेक जी ने होम लोन 1 करोड़ रुपए का लिया होता, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि इन्होंने 10 20 लाख का लिया, उसको भी पे कर दिया होगा विवेक जी। एकदम पैसे आए तो बड़े आदमी तो दिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ सर, वो कर दिया था कर पे दिया, बैक। ठीक है, ठीक है। अभी कोई अब लोन नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर। अगर विवेक जी ने 1 करोड़ का होम लोन लिया होता और उसको अगले 20 साल तक आराम से ईएमआई पे किया होता, होम लोन की जो इंटरेस्ट रेट है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर, ध्यान से देखिएगा। देखिए सिंपल, कोई भी एक, मैं किसी का भी खोल दूंगा जिसका आपका मन करे, आपका मन करे वो। ये आपको अमाउंट दिख रहा है कितना है, पढ़ पा रहे हैं क्या आप लोग? एनी वन ऑफ यू? कितने कितने जीरो लगे हुए हैं यहाँ पे? 10 लाख दिख रहा है? 10 लाख है। एक से। ठीक है। मैं यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दे रहा हूँ, 1 करोड़ कर रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन पे किसी को मिलता है वो 9%, इससे ऊपर तो नहीं मिलता। होम लोन की मैं बात करता हूँ, क्या विवेक जी सही बोल रहा हूँ? हाँ जी सर। ठीक है, इससे कम में ही था मेरा। कम में ही होगा जनरली, इससे कम में ही होता है। हम्म। और 20 साल का मैं लोन की कैलकुलेशन करता हूं, तो 89,000 रुपीज पर मंथ की इसकी ईएमआई बनती,
2 साल, सॉरी 20 साल में विवेक जी इस होम लोन को अगर आराम से पे करते तो ये 2 करोड़ 15 लाख रुपए पे करते, 1 करोड़ लेते तो। इन्होंने 10 ही लाख लिया, लेकिन ये आराम से 1 करोड़ ले सकते थे। इनके पास पैसे थे इसलिए इन्होंने लिया। आराम से 1 करोड़ लेते और उस 1 करोड़ रुपए को ईएमआई के थ्रू आराम से पे करते। तो कितना पे करते? 2 करोड़ 15 लाख रुपए 20 साल में ये पे करते। इससे ज्यादा तो नहीं पे करते विवेक जी, क्या मैं सही हूं? हाँ जी सर, सेम था, मतलब याद है उस टाइम भी मोटा हाँ, मोटी ऐसी सी बस कैलकुलेशन। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिएगा जरा आप लोग, विवेक जी ने एक फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट नहीं किया। विवेक जी को लगा कि कोई फाइनेंशियल एडवाइजर मुझे क्या समझाएगा, 2 4 5 हजार रुपए ले लेगा। लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर की आपके जीवन में क्या वैल्यू होती है? क्या मेरी आवाज आप लोग तक आ रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अब आ रही है सर आवाज। ठीक है। तो विवेक जी ने एक फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट नहीं किया। विवेक जी को लगा अगर मैं किसी फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी एजेंट ब्रोकर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर विवेक जी को एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर समय पे मिल गया होता तो विवेक जी को कहता कि भाई आपके पास 1 करोड़ है, आप 10 लाख का लोन ले रहे हो, केवल इसलिए ले रहा होगा ताकि प्रॉपर्टी के पेपर आप वेरीफाई करवा पाओ कि प्रॉपर्टी के पेपर सही है, और इसलिए शायद विवेक जी ने लोन लिया होगा। लेकिन अगर एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट किया होता तो विवेक जी को वो कहता भाई आप 1 करोड़ का लोन ले लो, उसे पूरे 20 साल तक पे करना। 89,000 देते देते आप 2 करोड़ 15 लाख रुपए पे कर रहे हो, एक्चुअल में 2 करोड़ 15 लाख से भी ये कम होगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, जो आपका 1.5 लाख रुपए हर साल का इनकम में से कम हो जाएगा। ठीक है, वो भी इन्होंने नहीं दिया, चलो मैं उसको भी इग्नोर कर देता हूं। केवल वो 1 करोड़ रुपए जो इन्होंने घर पे लगा दिया, उस पैसे को ध्यान से देखिएगा जरा, आपका दिल रोएगा भी विवेक जी, आप कहोगे मैंने क्या गलती की। उस पैसे को चुपचाप उसी 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर देते किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी आप नॉर्मल फंड में। मैं 12% नहीं जाता विवेक जी, उसी 9% पे। क्या आपको लगता है 9% भी नहीं कमाएगा? अब इतने दिन आपको म्यूचुअल फंड शेयर देखते हुए हो गया, क्या लगता है 9% नहीं कमा सकते? नहीं सर, उससे ज्यादा ज्यादा मैं कमा नौ सकते हैं, परसेंट सर, मैं कमाए नौ कमाए परसेंट भी हैं। मैंने हाँ। होम लोन को मैक्सिमम रेट लिया है, और मैं इन्वेस्टमेंट का मिनिमम रेट ले रहा हूं, मिनिमम। तो ये पैसा होता आपका, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये पैसा होता है आपका 5.6 करोड़। हाँ जी। अब आप बताइए कि आपने 1 करोड़ घर वाले को दे दिया, वो सही किया, या 1 करोड़ से मैं लोन ले लिया होता ये सही करते? नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि मतलब मुझे वो लोन रखना चाहिए था अगर मेरे पास पैसे है, तो ऐसे कहना चाह रहे हो क्या सर? एकदम मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप लोन लेते कभी भी, होम लोन जो हम्म। है हम्म। आपको मैक्सिमम जो है, देखिए, अगर आप रिलायंस की बैलेंस शीट देखेंगे, रिलायंस की बैलेंस शीट, तो एक तरफ कैश पड़ा होगा और दूसरी तरफ कई हजार करोड़ का लोन पड़ा होगा। उसके पीछे का यही कैलकुलेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन जो हम नहीं कर पाते। ध्यान से समझिए कि आप वहां 2 करोड़ 15 लाख देते, पूरा देते, आराम से धीरे धीरे देते, और वही 1 करोड़ जो आपने मकान में दे दिया, उसको अगर आप इन्वेस्ट कर दिए होते तो आपके वो 5 करोड़ 60 लाख रुपए हो गए होते। तो आपने सर। एक्चुअल में 3 करोड़ का वहां पे नुकसान कर दिया। 3 करोड़ रुपए कमाने में 20 25 30 40 लाख रुपए के पैकेज वाले इंसान को 10 साल 15 साल लग जाते हैं। यानी आपकी जो सैलरी थी 10 सालों की, एक सही डिसीजन सही टाइम पे अगर आपने ले लिया होता तो 10 सालों की सैलरी। इसके लिए एक मैं आपको इस आज की क्लास के थ्रू केवल जो लोग जुड़े हैं उनको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कभी भी एडवाइजरी एडवाइजरी से डरेंगे तो आप जीवन में कितना बड़ा बड़ा नुकसान करते हैं, ये शायद आपको आइडिया ही नहीं है कि कितना बड़ा। हाँ विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
बोलिए पहले। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था, मेरे केस में ना दो चीज थी। एक तो ये कि मुझे डेट फ्री रहना था, मतलब मेरे पास अलग से पैसा था दूसरे कामों के लिए। तो मेरे को जो लोन लिया था, तो पैसा है, तो मैं जस्ट इस वजह से मैंने, क्योंकि वापस कर दिया था पैसा। वो तो मैं अगर आज भी चाहूँ तो ये वाला पैसा 9% पे तो मैं आज भी ले सकता हूँ, मतलब 8% पे, 8.5% पे आज भी लिया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा, मैंने एक 2000, जैसे वो वाली बात बोलते हैं ना कई बार हम, कि आप आपको रिबेट मिलेगा जो आप वो दे रहे हैं, इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हैं उसके ऊपर। तो मेरे केस में क्या था सर, वो पहले लोन के लिए होता है। तो मैंने 2010 में 10 लाख रुपीज का एक लोन लिया था घर के लिए, जो लाइफ का पहला था एसबीआई बैंक से। ठीक है। तो क्योंकि मेरा वो फर्स्ट हो चुका था, तो मैंने दोबारा कभी रिबेट नहीं लिया। हालांकि मेरे जो सीए वगैरह थे जिनसे मैं बात करता, वो कहते थे सर ये सारे लेते हैं, आप भी ले लो। लेकिन एज पर रूल मैं सेकंड लोन के ऊपर वो विवेक जी, बेनिफिट नहीं ले सकता था। विवेक जी, मैंने तो अभी रिबेट वगैरह को इसमें डाला ही नहीं। आप समझिए, जो मैंने आपको दो कैलकुलेशन करके दिखाई, पहली कैलकुलेशन ये आपके सामने है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए जो उस समय मकान खरीदते समय आपने सेलर को दिया, वो आप ना देते, बैंक से दिलवा देते उस समय, और उसकी आराम से 20 साल तक ईएमआई देते रहते। जो 1 करोड़ आपने मकान खरीदते समय सेलर को दिया, वो पैसा आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देते, और मैंने उसके लिए वो रेट लिया है जो आपको लग रहा है ये ज्यादा है, तो बोलो मैं और कम कर देता हूं। इससे ये नहीं बहुत सर, कम रेट है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा सर। अगर आप हाँ, बोलोगे किसी को पैसा लेना है, हाँ, मतलब मान लो उनके पास खुद का पैसा नहीं है, लेट्स अज्यूम, और आपको पैसा चाहिए, अपना घर है अपने पास 1 करोड़ का, उस पे 80 लाख रुपए का लोन हो सकता है, और हाँ, फिर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हो लोन लेके, तो सबसे बेस्ट तो यही है, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे केस में क्या था कि मेरे पास अलग से पैसा था, मैं विवेक जी, लोन विवेक जी, लेके मतलब विवेक जी, डेट फ्री विवेक जी, रहना चाहता हाँ था। विवेक जी, शायद आपका क्वेश्चन मेरी बात को नहीं समझ। अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा, तब तो मैं लोन हम्म। लूंगा तो मुझे सेलर को देना पड़ेगा, तब तो इन्वेस्ट करने हम्म। की बात ही नहीं आएगा ना। मैं हम्म। उन लोग, आज की जो क्लास है, इस क्लास के थ्रू मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात कि क्या हमें होम लोन के रीपेमेंट जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए? आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर दें और 20 साल तक अपनी ईएमआई देते रहें, आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये मैं आपको इसके थ्रू प्रूफ करना चाह रहा हूं। आप मेरी बात समझ पाए? अब मैं सर समझ पाया, मुझे उस दिन भी कोई वैसे बात नहीं, पता था, नहीं, ऐसा ये नहीं है। सर एक एन एग्जाम्पल, हाँ, सर ये एग्जाम्पल है ये। हाँ, डोंट टेक इट ऑन यू कि आप अपने 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 ऊपर ऊपर ना ना लें लें इसको। इसको। आप आप अपने अपने ऊपर ऊपर ना ना लें लें इसको, इसको। पहली बात तो। दूसरी बात कि ये जो है, आपको बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो, जैसे मेरे पास कल एक आए थे पर्सन, उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको बताया। और मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने जो भी मुझे 10-20 हजार रुपए दिए, उसकी वजह से उनकी लाइफ में कितने का डिफरेंस आया। डिफरेंस कितने का आया? इसी के आसपास का उनका लोन था, उनके पास पैसे भी आ गए थे, उन्होंने अपना लोन चला रहे थे, कई सालों से चल रहा था। अब उन्होंने मुझसे यही एक क्वेश्चन पूछा कि सर मेरे पास पैसे आए हैं, क्या मैं लोन का प्री पेमेंट कर दूं? तो मैंने उनको सजेशन दिया कि नहीं जी, आप लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे, और आप ये काम करेंगे। इस पूरे कैलकुलेशन में 20 साल में उनको फायदा कितना हुआ? 3 करोड़ का। 3 करोड़ का। तो ये मैं जो आप लोग को बताना चाह रहा हूं, वो ये चाह रहा हूं कि एडवाइजरी एक ऐसी चीज है, जब आपको लेनी हो तो प्लीज अच्छे पर्सन को ढूंढें अपने आसपास, अपनी कॉलोनी में, उसमें जिसके पास एक्सपीरियंस हो, और एडवाइजरी लेके काम करें। अदरवाइज आपको लगता है कि हम कमा के बहुत अमीर बन जाएंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आप सही डिसीजन सही टाइम पे लेके ही आप पैसे बना पाते हैं। सही रेट। और मैं दोबारा, जिन लोगों ने रेट ज्वाइन किया है या जिनको नहीं समझ में आया है, मैं उनके लिए एक बार दोबारा से स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूं। जो पर्सन मेरे पास आए, उनका 1 करोड़ के आसपास का लोन था, उनके पास 1 करोड़ रुपए कहीं से आए, वो मुझसे एडवाइजरी क्या लेने आए कि क्या मैं इस लोन का रीपेमेंट कर दूं। तो जब मैंने उसको
कैलकुलेटर पे डाला तो मैंने देखा कि वो अगले 20 साल में 2,15,93,423 उनका थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट और 8 पॉइंट समथिंग था, तो वो ऐसे पे करेंगे। अब फिर मैंने कहा कि अगर वो ईएमआई पे करते हैं, 89,000 किए जा रहे करते रहिए। अब मैंने कहा आपके पास 1 करोड़ आए हैं, उस 1 करोड़ को आप नॉर्मल नॉर्मल, कुछ नहीं समझ में आता ना, गोल्ड खरीद के छोड़ दो, 9% मिलेगा। नहीं समझ में आता, ईटीएफ लेके छोड़ दो। नहीं समझ में आता, अब निफ्टी का आप ईटीएफ ले लो। नहीं समझ में आता, अच्छे शेयर ले लो। नहीं समझ में आता, म्यूचुअल फंड ले लो। क्या 9% नहीं मिलेगा? अगर आपको यही नहीं पता इतने दिनों में, तो फिर 9% के रेट से वो 5,60,00,000 होते हैं। और अगर वो, चलो जी और कम कर देते हैं, 8% के रेट से वो 4,66,00,000 होते हैं। और चलो यार कहीं सर, उसको हमने एफडी कर दिया था, एफडी कर दिया था, तो भी 3,87,00,000 रुपए होते। अब आप बताओ कि होम लोन का रीपेमेंट करें या उस पैसे को एफडी ही कर दें। इसीलिए आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं कि पैसे हम लोग कई बार गलत डिसीजन में गंवा देते हैं। करोड़ करोड़ रुपए अपने जीवन में गंवा देते हैं, करोड़ करोड़ रुपए गंवा देते हैं। सर एक इसलिए क्वेश्चन पूछना था। किसको पूछना है? सर अजय जी को पूछना है, पूछिए अजय जी। सर ये पूछ रहा था कि अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट सेम है ना, और टाइम टेन्योर और टेन्योर टाइमिंग भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। तो हाँ, सर ये डिफरेंस कैसे आ गया? वाह वाह वाह, अजय जी के लिए क्योंकि सब लोग पहले ताली बजाएंगे। मैं तालियां की गड़गड़ाहट सुनना चाहता हूँ। सब क्योंकि लोगों से ईएमआई मैं तालियों की गड़गड़ाहट सुनना चाहता हूँ, बहुत तेजी से। सेम, क्योंकि सेम डेट से वही बैंक भी ईएमआई अरे मैं बनाएगी। तालियों की गड़गड़ाहट सुनना चाहता हूँ, फिर बताऊंगा आपको, एकदम बताऊंगा। मुझे पता था यही यही कहानी। अब म्यूट कर लेंगे अपने आप को। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। शायद आपने कंपाउंडिंग के इफेक्ट को नहीं देखा। आपका, जब आप होम लोन पे कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट बचे हुए अमाउंट पे लग रहा है और आप पे कर रहे हैं। आपका ओके सर। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पे आपका इंटरेस्ट लगता है, आप पे कर देते हैं। बचे हुए प्रिंसिपल पे फिर इंटरेस्ट लगता है, आप पे कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक्चुअल में आप देते हैं, मिलता है आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिससे बड़े, आप रिलायंस को उठा के देखिए, आप बड़ी बड़ी कंपनियों के बैलेंस शीट उठा के देखिए। एक तरफ आपको 2 लाख करोड़ का लोन दिखेगा, दूसरी तरफ 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखेगा। क्या कारण है? क्यों करते हैं ऐसा? यही यही एक रीजन होता है। इसी को वॉरेन बफेट जी कहते हैं कंपाउंडिंग क्या है आपके जीवन में। कंपाउंडिंग के बेनिफिट को जिसने उठा लिया, वही जीवन में सक्सेसफुल इंसान है। मैंने आपको 9% कहा है, सच्चाई बता रहा हूं। अगर किसी को थोड़ा सा भी 2 4 5 सालों से इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो उसे पता है कि ये 9% नहीं होता। 12 तो बड़े, आपने म्यूचुअल फंड अगर ले रखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, 12% तो ये बड़े आराम से हो जाता है। म्यूचुअल फंड में आराम से 12% की रिटर्न मिलती है, बिना दिमाग लगाए। और ये पैसा कितना होता है, आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। तो मैं जो आपको प्रूफ करना चाह रहा हूं कि जब कोई 20 25 50 हजार रुपए आपसे मांगे किसी एडवाइजरी के, तो चुपचाप दे दें, आप जीवन में ज्यादा खुश रहेंगे। बड़ रिलायंस को अगर एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है, रिलायंस को, तो वो 4 सीए बैठाता है, 4 एमबीए वालों को बैठाता है, चार। लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम कहते हैं हम डायरेक्ट फंड में जाएंगे, हमें तो कोई एडवाइजर की जरूरत ही नहीं है, आधा % कमीशन बचेगा। अरे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वांट फंड जो सबसे ज्यादा रिटर्न देता था 1 साल पहले, वो सबसे नेगेटिव में है। एक्सिस फंड जो 3 साल पहले सबसे ज्यादा देता था, वो और नेगेटिव में है। और शॉर्ट टर्म फंड जो होते थे, वो 2014 15 में बहुत देते थे, वो 20 21 में नेगेटिव में आ गए। आपको समझना पड़ेगा एडवाइजर्स किसी भी क्षेत्र में। जैसे आपसे कहा जाता है कि मेडिसिन लेना है, तो केमिस्ट से ना लें, डॉक्टर से लिखवाएं और केमिस्ट से लें। मेडिसिन डॉक्टर से लिखवा के केमिस्ट से दिया जाता है। उसी तरह आपके छोटे छोटे, और मैं अपने स्कूल में जब मैं नौकरी करता था, मैं देखता था
10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, अच्छा आया जी, रीपेमेंट किए जा रहे हैं, होम लोन के रीपेमेंट किए जा रहे हैं, किए जा, और सिंपल मैथमेटिक्स का टीचर, अकाउंट्स का टीचर, बिजनेस स्टडी का टीचर, फिनांस का टीचर, कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन करते ही नहीं। कर रहे हैं जी पेमेंट, ठीक है जी। तो आपको नहीं पता कि आप कितना नुकसान करते हैं, कितना नुकसान करते हैं। क्या आपको ये चीज कैसी लगी? कोई अपना फीडबैक इस पे देना चाहेगा? मैं सुनना चाहूंगा, या किसी का कुछ ग्रीवांसेस हो सकते हैं, किसी को मेरा बात सही नहीं लग सकती है, तो मैं सुनना चाहूंगा उसकी तरफ से। एनी वन ऑफ यू। सर मैं बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए विवेक जी। सर इसमें ऐसा भी होता है ना, जैसे स्टॉक मार्केट वाली जो चीज है वो हाँ आई कि हम 2020 में 21 में कि हाँ भाई हमें भी स्टॉक मार्केट करना चाहिए। उस टाइम ज्ञान भी नहीं था, पता भी नहीं था। और दूसरी बात बताओ, अगर कोई बताए भी तो समझना भी नहीं था उस मोमेंट में। मैं 15 16 17 18 19 की बात कर रहा हूँ। ठीक हाँ है। तो जो आदमी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास, उसे स्टॉक मार्केट में नहीं आना, लेट्स अज्यूम दैट, ठीक है, उस केस में एटलीस्ट वो कम से कम लोन तो खत्म करे अपना। अगर वो उसके पास कोई और सोर्स नहीं है उसको और ज्यादा बढ़ाने का। फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी लेनी थी, ठीक है, तो मैंने कभी 2-3 लाख रुपए कम पड़ रहे थे गाड़ी लेने के लिए, तो मैंने अपना होम लोन कम नहीं किया और ना मैंने कभी कार लोन लिया। तो जो होम लोन था वो खत्म करने की बजाय, मतलब 2 महीने बाद खत्म हो गया वो जो भी पैसे थे। तो गाड़ी के लिए क्योंकि आपको ज्यादा रेट, इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए ये बेस्ट है, ये बात सही है। विवेक जी, देखिए मैंने स्क्रीन पे कितने परसेंट का रेट डाला है, अभी देखिए हाँ रेट। सर। रेट दिख रहा है आपको? छोड़िए ना, मैं कहता हूँ हाँ, इक्विटी 7 का है छोड़िए। सर। 7 पे कितना बनता है ये? 3.87। और आपका होम लोन कितने का जाता है? होम लोन सर 7.5 8.5 पे था उस नहीं, टाइम पे। मैं 9 पे कैलकुलेट कर लो, मैक्सिमम पे कर लो। कितना जाता है हाँ। ये, कितना जाता है ये? हाँ, इतना जाता है जितना यहाँ पे आ कितने रहा है। कितने का डिफरेंस है? सर डिफरेंस है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ, जैसे समझ गया किसी आपकी को बात। मान लो करना ही नहीं है उस मोमेंट में, हाँ, वो उस यही बात, उसमें यही है ही एकदम नहीं। एकदम सही बोला आपने। लोगों को करना ही नहीं होता, लोन नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं, ये जो टिपिकल माइंड है ना, हमें लोन नहीं रखना, हम इन सब चीजों से अगर आप बाहर निकलेंगे सही टाइम पे सही डिसीजन। जैसे लोग कहते हैं इक्विटी इक्विटी से हमें डर लगता है, अरे ठीक है, नहीं जानना है मुझे भी। अंद्रेश जी के योगा से मुझे डर लगता है, मुझे भी नहीं सीखना, मैं अपना वॉक करके खुश रहता हूँ, काम खत्म। तो लेकिन आपको सब कुछ सीखना नहीं है। आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, नॉर्मल आप एसआईपी कर दें, नहीं सुकन्या में डालते जाएं पैसे को। जो भी जिसके पास जो ऑप्शन है, मैं उनकी बातें बता रहा हूँ। गोल्ड खरीद के रख सकते हैं, जहां पे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज्यादा फायदा है। कंक्लूजन मैंने आपको फिर बता दिया कि आज जो इस क्लास के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप होम लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे, उसे इन्वेस्ट कर देंगे। कंक्लूजन ये है, ठीक है। और इस तरह से आप अपने, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, आपका लोन कितने का है, कितने टाइम पीरियड का है, आप 10 20 25 50 लाख रुपए जीवन में एक्स्ट्रा बना सकते हैं केवल राइट डिसीजन से। इंस्टेड ऑफ कमाना, मुझे ज्यादा ट्यूशन पढ़ाना है, मुझे नंबर ऑफ क्लासेस लेनी है, मेरी सैलरी 10% बढ़ जाए, मेरी सेल्स में इतनी बढ़ जाए, जो हम ये हमारे क्लासेस में ज्यादा बच्चे आ जाए, जो इस तरह पे हम दिमाग लगाते हैं, वो दिमाग अगर उन चीजों पे लगा दे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप कुछ पैसे ज्यादा कमा सकते हैं। हाँ जी सर, वानिया 7D, आपने हैंड रेज किया था सर। किसी के मन में और कोई क्वेश्चन है इसके जी ऊपर? सर। सर हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। महेंद्र उपाध्याय। हाँ जी। सर, होम लोन के साथ अगर होम लोन ओवरड्राफ्ट अकाउंट में वो पैसे डाल दिए जाते तो जल्दी कवर हो जाता, और पैसा सुरक्षित रहता, और जो उस पे एक तरीके से गेन होता वो तो टैक्स से भी बचा रहता है। सर अब मैंने तो आपको, देखो वो डिफरेंट डिफरेंट बैंक के डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, उसकी बात नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जी। सिंपल सी बात है। कंक्लूजन एक, कि आपके पास पैसे हों तो होम लोन मैक्सिमम लें। ध्यान से सुनिए, जब आप घर जी। खरीद रहे हैं तो होम लोन मैक्सिमम लें जितना मिल सकता है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन का लें। और जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है, जो लगता है कि मैं अभी होम लोन का रीपेमेंट कर सकता हूं, वो पैसा आप उसे इन्वेस्ट कर दें, काम खत्म। जो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें, क्योंकि जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है उस पे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट, नो डाउट। ये डिसीजन लेते समय भी आपको और फैक्टर क्या क्या ध्यान रखें, क्या मैं उतनी ईएमआई हर महीने पे कर पाऊंगा,
मेरे घर के खर्चे कैसे हैं, क्या है, वो सब देखना पड़ता है। इसी सब डिसीजंस को बैठ के 1 to 1 डिस्कस किया जाता है, जो आपके घर की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कोई 89,000 की ईएमआई पे ही नहीं कर, मेरे पास 1 करोड़ थे, लेकिन मैं अगर उसको इन्वेस्ट कर देता, मैं 89,000 की ईएमआई पे ही नहीं कर सकता। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है किसी की। तो वहां पे एक पर्सनल डिसीजन बैठ के लिया जाता है। ठीक है। एनीवन? यस गुड मैम। इवनिंग सर, मेरा एक क्वेश्चन था। यस सर मैम। क्या सेम ऐसा ही हम एजुकेशन लोन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो और भी कम इंटरेस्ट पे मिलता है। आपको शायद गलत फहमी है, या आपने कभी एजुकेशन लोन लिया नहीं है। एजुकेशन लोन हमेशा होम लोन से लगभग लगभग 3 से 4% ज्यादा इंटरेस्ट पे मिलता है, क्योंकि वो एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। 10% से नीचे नहीं मिलता सर नहीं एजुकेशन। मिलता, मैं बता रहा हूँ नहीं सर, एजुकेशन। मैं इसका जैसे ये आईआईएम वगैरह होता है ना, आईआईएम है, आईआईटी है, यहाँ तो वो कुछ। कहीं के लिए भी ले लीजिए। मैं रोज मेरे पास, मैं काउंसलिंग का काम करता हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं यही काम करता हूँ। होम लोन से हमेशा आपको प्लस में मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप थोड़ा इंस्टीट्यूट का क्या रेपुटेशन है, ये है वो है, उसके ऊपर आपके रेट में डिफरेंस होते हैं, लेकिन होम लोन से हमेशा ज्यादा मिलेगा। अगर आपने कोई केस लिया है, अपने बच्चों का लिया है, तो मुझे बताइए कि हाँ आपने लिया है और इस रेट पे लिया है। सर लिया नहीं है, लेकिन जैसे मेरी बेटी आईआईएम में है, तो हाँ, वहां पे तो आगे बढ़ के वो लोग दे रहे हैं कि दे ले रहे हैं, लीजिए लेकिन ऐसे। रेट फिर मैं पूछ रहा हूँ इंटरेस्ट क्या ले रहे हैं मैम? क्या वो होम लोन से दे तो रहे हैं, क्योंकि बच्चे आए में तो देंगे वो। लेकिन रेट जो लेते हैं वो हमेशा जो है होम लोन से ज्यादा होता है। वो क्यों? ठीक है, वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, यहाँ आपका सिक्योर्ड लोन होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है। ओके। ओके, अमरजीत जी आपका क्वेश्चन प्लीज। अनम्यूट करना पड़ेगा सर, ये वाली भाषा मुझे आती नहीं है जो आप बोल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि अभी मैं जो 20,000 जो है पर मंथ शेयर में लगा देता हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छा करते हैं सब, बहुत ही और अच्छा। और, और ऐसा करते हुए मुझे सर 1 साल हो गया है। वाह। अगर तो आप पर मंथ, देखिए ध्यान से समझिएगा, दो चीज, बिना आपके पोर्टफोलियो जाने, बिना आपके पोर्टफोलियो जाने, अगर जी जी आप पर मंथ लगाते हैं, मतलब आप एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, एक जी। तरह से डबल उतना पैसा, और आप टिप्स बेसिस पे नहीं लगाते, आप अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर खरीदते जा रहे हैं, तो बहुत आराम से आपको 15% के ऊपर का सीएजीआर मिल रहा होगा। सर इसमें थोड़ा सा ये गलती अभी मेरे से हो रही है हाँ। कि रेजिस्टेंस पे जाके मैं सेल कर देता हूँ। हाँ। और 30-40 का स्टॉक है मेरे पास पोर्टफोलियो में। हाँ, और जो सपोर्ट पे रहता है उसको खरीद लेता हूँ। ठीक है। तो बस गलती इतना ही कर रहा हूँ सर। नहीं सर, गलती क्या हो रही है? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं, आपको क्यों करना है ट्रेडिंग? आप ट्रेडिंग मुझे मुझे सर ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन हाई हो गया है, तो लो वैल्यूएशन वाला खरीद लो। नहीं, तो वैल्यूएशन तो सपोर्ट रेसिस्टेंस वैल्यूएशन से कोई मतलब ही नहीं है। सपोर्ट रेसिस्टेंस का वैल्यूएशन से क्या लेना देना? देखिए, आप दो कॉन्ट्राडिक्ट, एक तरफ आप टेक्निकल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज अपने रेसिस्टेंस पे है, तो हो सकता है कि वैल्यूएशन में वो आधी हो। यस सर। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस चार्ट पे पता चलता है, और वैल्यूएशन एक एकदम अलग थियरी है, वो फंडामेंटल पे पता चलता है। तो ये आप कुछ मिक्सचर कर रहे हैं, या आप सही से एनालिसिस नहीं कर नहीं पा सर, रहे हाँ हैं। थोड़ा सा यही यहीं पे मुझे गड़बड़ी हो रही है। हाँ तो एक्चुअल में मैं हमेशा पी या पीवी देख लेता हूँ। हाँ और हाँ, अगर वो उससे लो पे है और सपोर्ट पे है तो उसको खरीदता हूँ। तो ये सर गलत कर रहा हूँ या नहीं, कुछ? अगर आप पीई पीबी देख रहे हैं, तो आपको मीडियन पीई पीबी से नीचे खरीदना है, और मीडियन पीई पीबी के ऊपर जाके बेचना है। यस यस यस। हाँ, तो उस केस में अगर आप मीडियन पीई पीबी के ऊपर बेच रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप जाके कहीं रेसिस्टेंस देख रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन रेसिस्टेंस देख के नहीं बेचना है। जब आप ऊपर चले जाएं, फिर ऊपर कितना ऊपर, क्वेश्चन आता है कितना ऊपर, वहां पे यस। आप किसी रेसिस्टेंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो एकदम ठीक सही, है। फिर आप सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक मैं चाहूंगा कोई जो आज हमने अब जो डिस्कस किया, इसके ऊपर अपना कोई एक्सपीरियंस बताए अपने लाइफ का, जिसने होम लोन लिया था, या कोई क्वेरी करे या फीडबैक दे। तो मैं पहले उस पर जाना चाहूंगा, फिर मैं आप लोग का, आज मैं क्वेरी के लिए ही हूँ, आज मैं और ज़्यादा नया टॉपिक नहीं लूंगा, लेकिन इसी के टॉपिक है। विशाल नाम के कोई पर्सन है, मैं इसको शायद देख नहीं पा रहा हूँ, और शायद मैं पहली बार जुड़े होंगे, तो पता नहीं। विशाल जी, आप क्या पहली बार जुड़े हैं, या पहले भी जुड़ चुके हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए सर अपने आप को, अनम्यूट करना पड़ेगा सर, अनम्यूट करिए पहले। अभी आप म्यूट पे हैं। नहीं नहीं, अभी भी आप म्यूट पे हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा।
आप किसी की हेल्प ले लीजिए इन बिटवीन, तब तक मैं किसी और से क्वेश्चन ले लेता हूँ। महावीर, महावीर जी, महावीर जी। हेलो। हाँ जी महावीर जी हाँ जी। बताइए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के पास पैसे हैं हाँ। और वो होम लोन की अपनी रीपेमेंट नहीं करता, हाँ जी। उसको म्यूचुअल फंड में रख के उसी में से एसडब्ल्यूपी लगा देता है, आ, कोशिश उसको अवॉइड करें, क्योंकि फिर तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल नहीं पाएगा सर वैसे। वो बहुत ज़्यादा फिर बेनिफिट। भी जी फिर भी कुछ फर्क तो पड़ेगा। हाँ कुछ फर्क पड़ेगा, नो डाउट, फिर भी आप पॉजिटिव में रहेंगे, फिर भी आप जी पॉजिटिव में रहेंगे। लेकिन बेटर ये है कि ये बैठ के देखना पड़ेगा कि आपकी ईएमआई पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है। अगर है तो बेटर है कि आप ईएमआई पे कीजिए सर। उससे आपको विश्वास नहीं होगा, आपके एक्सपेंडिचर भी, अभी तो मैंने केवल आपको ये कैलकुलेशन किया, जब आप ईएमआई पे कर रहे होते हैं तो आपकी एक्सपेंडिचर भी बहुत मैनेज हो जाती है। तो जो अलग से उसका बेनिफिट मिलता है वो आप नहीं समझ सकते। ये तो अभी केवल आपको मैंने 2 करोड़ 15 लाख और 5 करोड़ का डिफरेंस दिखाया, लेकिन जो आप ईएमआई देखिए, मेरे पास जी पैसा आता है और मुझे पता है इतना ईएमआई देना ही देना है, तो मेरी ना खर्च करने की सोच डिफरेंस हो जाती है। जी तो मेरा जो कहते हैं ना मिसलिनियस जी एक्सपेंडिचर, या जिसे कहते हैं बेकार फिजूल खर्ची जो होती है, वो अपने आप रुक जाती है, अपने आप रुक जाती है लाइफ में। तो मैं नहीं कहता, मैं कभी जीवन में किसी को नहीं थैंक कहता कि आप कंजूस बने। ध्यान से सुनिए मेरी बात, कभी कंजूस नहीं बने। आपके जो नीड्स हैं, जो आपके थोड़ी लग्जरी चाहिए, जो आप वो करिए, लेकिन फिजूल खर्ची को रोकने का जो भी तरीका है उसे जरूर यूटिलाइज करें, जरूर यूटिलाइज करें। आप खुश रहेंगे। ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है। अब विशाल जी देखिए, अगर थैंक आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को तो। जी सर। सर गुड बताइए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर बहुत ही अच्छा आपने कंपैरिजन आज जो बताया होम लोन का एग्जाम्पल लेकर के, लेकिन सर कुछ फैक्टर्स मुझे लगता है इसमें और ऐड हो जाने चाहिए। एकदम होने चाहिए सर, पर्सनल लेवल के कुछ फैक्टर्स जरूर होने चाहिए। और मैंने बिल्कुल सर। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उसमें एडवाइजर की आपको जरूरत पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपके घर की क्या एक्सपेंडिचर है, क्या मंथली आपका उतना इनफ्लो है कि नहीं है, वो सब चीजें देखनी पड़ेगी। सर अगर मंथली इतना इनफ्लो है और अगर हम उस मंथली इनफ्लो को भी अगर सिस्टमेटिक प्लान में इन्वेस्ट कर दें, तो उसको भी वो भी एक फैक्टर है कंपैरिजन का, यानी कि उससे जो हमारी सेविंग दिखाई दे रही है एक्चुअली वो थोड़ी डिफरेंट होगी। सर होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिसर्च है, आप चाहें तो गूगल कर लीजिएगा। इंडिया में लोग एसआईपी, एवरेज 90% एसआईपी 3 साल में बंद हो जाती है। गूगल कर सर वो लीजिएगा। 20 ईयर का लोन लिया है तो 20 ईयर तो एसआईपी कंटिन्यू और करनी ही नहीं पड़ेगी। करेगा लोग, लोन आप 20 ईयर पे कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, लोन आप 20 ईयर पे कर देंगे, मजबूरी है जी। नहीं करेंगे, लेकिन एसआईपी आप 20 ईयर कर नहीं पाते। और एक फैक्टर सर मुझे और लगता है, हाँ। जैसे विवेक जी ने कहा, अगर सपोज यही लोन नवंबर दिसंबर 19 में लिया होता हाँ। और कोविड की सिचुएशन आ गई होती, हाँ। तो बड़ा ही उस वक्त रिग्रेट फील हो रहा होता शायद। नहीं सर, वहां तो पे ये तो नहीं इमोशंस होता। पे जरूर कंट्रोल करना पड़ेगा नहीं, सर। हाँ क्या होता, उस समय 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए होता, क्योंकि देखिए अगर आप कोविड का ले रहे हैं, चाहे यूक्रेन का ले रहे हैं, चाहे वो 2-4 महीने के लिए क्षणिक नीचे मार्केट आती है, आपका पोर्टफोलियो आधा हो जाता है। जी लेकिन सर। आप कोई भी ले लीजिए, जो ये डीप फॉल होता है ना, वो डीप राइज होता है, मतलब बहुत फास्ट राइज होता है। तो वो, हाँ गलती क्या होता है, आपने उसको इन्वेस्ट किया था 1 करोड़, वो आज 60 लाख हो गया, आपने उसको निकाल लिया डर के। तो वो जो डर कहते हैं ना, फियर एंड ग्रीड, इससे तो मार्केट से आपको बाहर रहना पड़ेगा। नो जी डाउट। इमोशन से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जी। नो डाउट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छे इनपुट थे आपके। विपिन जी, आप आपके इनपुट्स फीडबैक क्वेश्चन जो भी है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? एकदम ऑडिबल है, बताइए। सॉरी सर, मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, बट पहले मैं एक फीडबैक शेयर करूंगा एंड देन सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। हाँ बताइए। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका ये कंपैरिजन, जो हम मतलब होम लोन का जो सोचते थे कि अवॉइड करना है कि लेना है, मतलब आपने जो कंपैरिजन दिखाया कि इतनी सेविंग्स भी हो सकती है, वो बहुत अच्छा इनपुट लगा। सर मेरे को एक चीज ये पूछना है, मैंने जैसे आपकी एक क्लास अटेंड की थी फाइनेंशियल गोल्स वाली, जिसमें प्रेजेंट नीड, फ्यूचर नीड, उसके बारे में आपने बताया था, तो उसमें ये हमने स्टडी किया था। सर मेरा ये कहना है, जैसे कार लोन है और होम लोन है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो सर ये चीज तो कार लोन में हम अप्लाई इसलिए नहीं करेंगे ना, मे बी शायद क्योंकि कार एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है एंड होम एक मतलब एप्रिसिएटिंग दो एसेट चीजें है। हैं, 2 चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ। कार लोन में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि कार लोन जनरली 4-5 साल का होता है।
एग्जैक्टली सर, ओके। कंपाउंडिंग का बेनिफिट शुरू ही होता है एक्चुअल में 5-6 साल के बाद, जब आपका पैसा एक बार डबल हो जाता है। देखिए, 1 करोड़ 2 करोड़ होता है 5 साल में, तो आपने 1 करोड़ कमाया, लेकिन अगले 5 साल में वो 4 करोड़ होता है, तो आपने एक्चुअल में 2 करोड़ कमाया। समझिए इस बात को। उसके अगले 5 साल में वो 8 करोड़ होता है, तो उसी 5 साल में आप 4 करोड़ कमा लेते हैं। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट जो होता है ना, वो उतने टाइम के बाद शुरू होता है जितने टाइम में आपका पैसा एक बार डबल हो चुका होता है। ठीक है, तो इसलिए जो कार लोन वगैरह है उसमें ये कार तो कभी हम कार को लोन पे लेना ही नहीं चाहिए, मैं कई बार आप लोगों से बता चुका हूं। करेक्ट करेक्ट सर। कार आप तभी ले जब आपके पास पैसे हो। कार ले डेप्रिसिएटिंग एसेट है, क्योंकि एक वहां भी नुकसान हो रहा है प्लस इंटरेस्ट का भी नुकसान होगा, तो वहां पे कंपेरिजन ना करें। ठीक है। करेक्ट सर। सर, ये यही चीज हम शेयर मार्केट में भी बोल सकते हैं ना, मतलब अगर अच्छे म्यूचुअल फंड में भी हम अगर अप्लाई करें तो 4-5 साल तक के वो रिटर्न नहीं दिखता, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्पस में देखें तभी वो कंपाउंडिंग स्टार्ट होता है और रिटर्न हमको दिखना शुरू होता है। एक लाइन आप लोग को मैं बता दे रहा हूं। शेयर मार्केट का एक सिंपल सा रूल है, शेयर कितना ऊपर जाएगा, शेयर उतना ऊपर जाएगा जितना अर्निंग ऊपर जाएगी। ध्यान से समझिए, अर्निंग मार्केट में जितना ऊपर जाएगी उतना शेयर ऊपर जाएगा। अब मान लीजिए HDFC बैंक है, उसकी अर्निंग पिछले 5 साल में 50% ऊपर जा चुकी है, लेकिन शेयर ऊपर नहीं गया। तो वो आज नहीं गया, कल जाएगा, परसों जाएगा, नसों जाएगा, उसको उतना ऊपर जाना है जितनी अर्निंग उसको ऊपर। यही तो जो रिसर्च करने वाले लोग हैं वो इसी बात की रिसर्च करते रहते हैं कि ऐसी कौन से शेयर है जो उसकी अर्निंग ऊपर जा चुकी है लेकिन अभी शेयर ऊपर नहीं गया, उसमें हमें एंट्री लेना है। और ऑन द अदर हैंड ऐसे कौन से शेयर हैं जिसके प्राइस ऊपर जा चुका है लेकिन अर्निंग ऊपर नहीं गई। होगा पक्का। आज जब आप 20 साल का, 15 साल का, 30 साल का टाइम स्पेन लेते हैं तो एक सिंपल सा रूल है। रूल क्या कहता है? शेयर उतना ऊपर जाएगा जितना उसकी अर्निंग ऊपर जाएगी। अब अर्निंग, सपोज एक शेयर की अर्निंग जो है हर साल 15% की है, यानी शेयर का प्राइस भी हर साल 15% बढ़ना है। ध्यान रखें, 15 की जगह 14 हो जाए, 16 हो जाए, ये हो सकता है। नाउ अब अगर 15% मुझे 5 साल में बढ़ना था और मैं नहीं बढ़ा, तो अगले में बढ़ूंगा या उसके अगले में बढ़ूंगा, बढ़ना है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं पहले प्राइस बढ़ चुका है, मे भी कोई कोई रीजन हो गया, कोई कुछ में सट्टेबाजी हो गई, कुछ हो गया, होता है इस समान, तो क्या होगा? अगले 5 साल में प्राइस वही रह जाएगा और अर्निंग धीरे धीरे कैचअप करेगी या प्राइस नीचे आ जाएगा, क्योंकि होना प्राइस को उतना ही ऊपर जाना है जितना अर्निंग जाती। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एकदम आप सही हैं कि अर्निंग हमें देख के और तभी काम करना चाहिए। मनीष जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, जैसे किसी आदमी ने अपनी कार को खरीदने के लिए एक अमाउंट सेव किया, क्या उस कंडीशन में भी उन्हें लोन नहीं लेना चाहिए नहीं लेना जबकि चाहिए सर। उसके कार पास? एकदम सही आपका क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ कार कैसे खरीदी जाती है। सिंपल एक फाइनेंस का रूल है। कार में पहले आपको EMI दी जाती है, फिर कार खरीदी जाती है। क्या करना है? सपोज मुझे लगता है कि अब मैं उस औकात में आ गया हूं या उस स्टेटस पे आ गया हूं या उस अर्निंग कैपेसिटी में आ गया हूं कि मुझे कार से चलना चाहिए। अगर आपको लगने लगता है, कभी तो लगेगा अचानक, तो एक दिन अचानक रात को नहीं आता, ये धीरे धीरे आप क्या करिए, आपको लगता है मैं एक कार खरीदूंगा, उसकी 20,000 की EMI होगी, आप 20,000 पहले SIP करना शुरू करिए। 20,000 SIP करिए, 3 साल 4 साल, जब 4 साल के बाद वो पैसा आपका इकट्ठा हो जाएगा, उस कार के बराबर आप जाके कार खरीद लीजिए। फिर आपको पता है अब मैं कार से चलने लगा, ये कार 10 साल बाद BS3, BS4, BS5, BS6 पोल्यूशन, या 15 साल बाद उसकी लाइफ खत्म हो गई, कुछ ना कुछ होगा। अब आपके पास कोई लोन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कार तो पैसे देके खरीदा था। अब अगले 15 साल में आपको पता है मुझे इस कार को चेंज करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप फिर SIP करिए उस कार को खरीदने के लिए। कार खरीदने का सिंपल तरीका यही होता है। लोग कार खरीदने के बाद SIP EMI दे पाते हैं, लेकिन कार खरीदने से पहले SIP नहीं कर पाते हैं। यही एक इमोशनल डिफरेंस है। इसी को फाइनेंशियल लिटरेसी में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि आपको EMI पहले देनी है, कार बाद में खरीदना है। ऑन द अदर हैंड, हाँ, अगर कोई बिजनेस है, जैसे मैं कार खरीदता हूं तो मेरी कंपनी है एडुट्री प्राइवेट लिमिटेड, उसके नाम से खरीदता हूं, मुझे वहां डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, मैं उसमें एक्सपेंडिचर क्लेम करता हूं, ये सब होता है, तो वो अलग बात है। मैं पर्सनल जो लोग कार खरीदते हैं मैं उनकी बात बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप एक्सपेंडिचर क्लेम कर पाते हैं आप तो अलग बात है, इंटरेस्ट को क्लेम कर पाते हैं तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आप सैलरीड क्लास के पर्सन हैं, इंडिविजुअल की रिटर्न भरते हैं, तो उस केस में हमेशा कार
पहले ईएमआई दे के फिर कार खरीदिए, एंड देन अगली कार के लिए ईएमआई दीजिए, खरीदी हुई कार की ईएमआई नहीं दी जाती। अंतरेश जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। सर अगर जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह आप सही से सिलेक्ट नहीं कर पाए कि मतलब इसमें एसआईपी करनी चाहिए या नहीं, प्लस इनका टाइम आता है ऊपर भी बहुत जाते हैं, और जैसे कई फंड्स पहले ऊपर थे और अब डाउन भी हो जाते हैं, तो ऐसे में सेफ साइड में एसआई मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट क्या इसमें होनी चाहिए? सेफ साइड में एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर पकड़िए, उसे 10-20 हज़ार रुपए एक आध बार दीजिए। सेफ हम्म। साइड सबसे आसान तरीका मैं आपको ये बता रहा हूं। वैसे नहीं देना चाहेंगे, वैसे इंडिया हमारा ऐसे ही चलता है, नहीं देना चाहेंगे, उसका तरीका है, सबको बता देता हूं मैं तो, खुले आप स्क्रीन पे डालता हूँ, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालता हूँ, जिसको कुछ नहीं करिए, चुपचाप निफ्टी ईटीएफ खरीदिए। निफ्टी ईटीएफ। आज के 6 महीने पहले दुनिया में सबको मैंने कहा भाई डिफेंस फंड में, डिफेंस फंड का 10 रुपए के एनआईबी के डिफेंस फंड लॉन्च हुए थे, सबने खरीदा खरीदा जी को। 6 महीने पहले कहा अब निकाल दीजिए, नहीं जी डिफेंस चल रहा है। आज जितने डिफेंस फंड लॉन्च हुए पिछले एक साल में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी एनएवी 8.5 9 साढ़े मतलब 10 पे एनएवी खरीदी थी, और आज 8.5। गलत डिसीजन, इसी को कहते हैं गलत डिसीजन। क्वांट देख लीजिए, आप गूगल करिए क्वांट के टॉप परफॉर्मिंग फंड जो थे आज के एक साल पहले, उनको देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाए। तो इसी और सर अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो जब मार्केट डाउन है उस टाइम पे बेनिफिट रहेगा करने में या नहीं? किस म्यूचुअल सबसे बड़े, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, किस हाँ। म्यूचुअल, वो बहुत इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना प्रॉब्लम नहीं है। किस दिक्कत ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 10-15 साल लगाएंगे तो 10-12% रिटर्न नहीं देगा, वो दिक्कत, दिक्कत हाँ। क्या है कि आप 12 लेंगे और 15 दे सकते हैं, तो वो 3% साल की जो कंपाउंडिंग होगा, अभी मैंने आपको दिखाया कि जब मैं 9 से 7% पे आया तो कई करोड़ का डिफरेंस आया, दिखाया था अभी मैंने आपको, केवल हाँ दो जी। परसेंट से। तो ये जो 2% है ना, ये आपको लॉन्ग टर्म में कितने का नुकसान कर देता है आप लोग को नहीं पता चलता, क्योंकि आप एक्चुअल में क्यों मार्केट में ऐसे लोग क्यों नहीं है जो सही से आपको एडवाइजरी दे, क्योंकि आप 15 साल बाद उसने आपके साथ कितना अच्छा किया, या आपको कभी 15 साल आप वेट ही नहीं करते ना, आप तो एक साल पहले देखते हैं, ये देखो मैं ये वाला ऐसा हो गया, इसने तो मुझे बताया नहीं, ये तो ये हो रहा है। जब आप 15 साल बाद देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सुनील त्रिपाठी ने अगर आपको एडवाइजरी दी है तो उसका क्या बेनिफिट है। मेरे पास ऐसे ऐसे मेंटरिंग के लोग हैं, भी जुड़े होंगे, कुछ नहीं करता मैं उनको, कभी कोई शेयर खरीदता हूं तो व्हाट्सएप पे डाल देता हूं, वो कहते हैं यार इसको मैंने पैसे क्यों दिए, उनको नहीं समझ में आएगा पैसे क्यों दिए, वो 15 साल भी आज समझ में आएगा, आज नहीं समझ में आएगा, एकदम नहीं आएगा। जबकि उन्होंने जितने पैसे मुझे दिए होंगे, अगर मैं साल में एक सही शेयर बता दूं, एक सही शेयर, तो पैसे उनके वापस आ गए होंगे उनके पास, उससे ज्यादा आ गए होंगे, लेकिन नहीं समझ में आएगा। वो होता है, मेरे पास व्हाट्सएप पे कम से कम 100 से ज्यादा लिंक ऐसे हैं जो लोग मुझे रोज भेजे हुए हैं कि सर मुझे आपकी मेंटरिंग ज्वाइन करनी है, मैं उनको रिप्लाई ही नहीं करता, मैं उनके पेशेंस देखता हूं पहले, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल पेशेंस देखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं है, यानी वो मेरे काम का पर्सन ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो पहले पैसा देने के बाद मुझे तंग करेगा, मुझे तंग करेगा। वो 6 महीने बाद कहेगा सर ये ऐसा हो रहा है, 1 साल बाद कहेगा मुझे घर खरीदना है, मैं सारा शेयर बेच दिए, 2 साल बाद वो कहेगा सर मुझे तो पैसे की जरूरत है, अब क्या करो, 3 साल बाद हो सकता है मार्केट नीचे आएगा तो कहेगा सर आपने आपकी एडवाइजरी गलत है। तो इसलिए मेरे पास कम से कम 100 से ऊपर लोग होंगे जो मुझे 25-30-40 हज़ार रुपए दे सकते हैं, टोटल करेंगे तो कितना होगा, जो व्हाट्सएप पे आए हुए हैं, आई वॉन्ट टू टेक योर मेंटरिंग सर्विसेज, और मैंने उनको रिप्लाई करता ही नहीं, मैं देखता हूँ, जब बहुत बार आने लगता है आने लगता है आने लगता है, 6 महीने बीत जाता है, फिर मैं कहता हूँ चलो अब आओ, तब मुझे उसका पेशेंस समझ में आता है पर्सन कैसा है। वैसे भी सर कंपाउंडिंग का अगर बेनिफिट लेना है तो लॉन्ग टर्म तो जाना ही पड़ेगा, एकदम एकदम एक वही दिन दो दिन में या एक दो साल में, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 10 इयर्स तो चाहिए ही चाहिए, और नहीं होता, वही प्लस पकड़ हो में। तो बहुत ही अच्छा है। कुलजीत जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? फाइन सर, बढ़िया। आज क्या सीखा आपने? बहुत अच्छा सीखा सर। अब मेरी मजाक नहीं उड़ाइएगा जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। अच्छा। आपका मजाक मैं उड़ाऊं, मेरी इतनी हिम्मत, आप दिल्ली सरकार को सर, चलाती हैं। हाँ सर, मैं पूछना चाह रही थी कि होम लोन लेके उसी पैसे को इन्वेस्ट कर दो और अपना किस्तें देते रहो, देते जरूरत रहो, नहीं है आपको होम लोन लेकिन की। जब जब आप होम लोन लेंगे तो बैंक तो कहेगा घर कौन सा खरीदा है। कंस्ट्रक्शन के लिए ले लो सर, हाँ, कंस्ट्रक्शन अगर रिनोवेशन के अगर लिए। आपके पास ऐसा प्रोविजन है, आपका बैंक ऐसा है, आपके ऐसे हैं जो दे सकता है, और आपको कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन में भी दिखाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं जहां तक मुझे पता है, लेकिन ऐसे हैं प्राइवेट, वो बहुत सारे बैंक है दे देते हैं जी काम खत्म। तो अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत।
अगर आप ईएमआई पे करने की ऐसा ना हो कि पता चला कि अगले महीने शेयर 2 साल तक शेयर मार्केट नीचे गया, तो अब आपको टेंशन हो रही है कि मैं ईएमआई कहां से दूं। वो सिचुएशन आपकी नहीं होनी चाहिए। आपके पास ईएमआई पेइंग कैपेसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये होगा ना सर, आपके बताए हुए 2 शेयर कम खरीद लेंगे, बस हमें पेमेंट कर देंगे। बस ठीक है, एकदम सही, एकदम सही, आप एकदम सही हैं उस केस में। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आई होप आपको जो आज मैंने नॉलेज दी है, इस नॉलेज को आप लोग अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से शेयर करेंगे। इस वीडियो को भी मैं यूट्यूब पे डालूंगा। और आपके ही माध्यम से एक हमें मित्र मिले हैं जो हमें हमेशा कहते हैं कि आप अपनी वीडियो हमें भेज दिया कीजिए, हम उसको एडिट करेंगे तब देंगे। बड़े अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे मिल जाते हैं मुझे, तो मिल जाते हैं। तो 1-2 दिन लग सकता है वीडियो को अपलोड करने में, तो उसका आप वेट करेंगे और जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे। प्लीज 2-3 चीजें ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए, कंपाउंडिंग के बेनिफिट को एंजॉय करिए, एडवाइजरी लेके पेमेंट करिए, इन्वेस्ट करिए। एडवाइजरीज के पैसे बचाने की कोशिश न करिए। और आपके गली घर में अच्छे एडवाइजर्स हैं, बस आपको ब्रोकर्स, एजेंट्स, इनसे एडवाइजरी नहीं लेनी, इनसे खरीदना है। भाई वो भी अपना परिवार कैसे चलाएंगे, वो अपना परिवार चलाएंगे तो उनका जो कमीशन बनता है उनसे आप खरीदिए, उनको कमीशन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एडवाइजरी जरूर लीजिए। डॉक्टर और केमिस्ट का डिफरेंस समझिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। किसी के मन में क्वेश्चन है तो मेरे पास अभी भी 1-2 सर मिनट। सर 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 एक क्वेश्चन है। हाँ जी अजय जी, आप तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर मेरा म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। जनरली हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं। एकदम करते हैं। सपोज करिए 5,000 की हमने 5,000 पर मंथ की हमने एसआईपी की। ठीक है। तो सर जब म्यूचुअल फंड मैच्योरिटी टाइम आएगा, तो उस समय सपोज करिए हमारा 25 लाख का फंड कॉर्पस फंड कलेक्ट हो चुका है। ठीक तो है। उस समय जब उसकी सर मैच्योरिटी पे जो विड्रॉल अमाउंट कैसे होगी, वो जिस वे में गई है एसआईपी उसी वे में निकलेगी, मैं या लमसम भी निकाल बहुत सकते हैं बहुत ही ऐसा? अच्छा क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और मैं इसका आप लोग को बता रहा हूँ। पहली बात तो म्यूचुअल फंड में मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता। म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है जिसमें आपके पास जब पैसे हैं तो आप लगाते हैं, और जब आपको पैसों की जरूरत होती है तब आप उसे निकालते हैं। ठीक है। तो मेच्योरिटी पीरियड नाम की कोई चीज नहीं होती, ये यूलिप वगैरह में होता है ऐसा, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। नाउ सपोज मैं आपको अपना एग्जांपल लेके बता देता हूं, आप उसको ध्यान रखिएगा और लाइफ में ऐसे ही यूज करिएगा। क्या होता है वो, सपोज मेरी बेटी अभी क्लास 8th में है। अब मैं कई दिनों से एसआईपी करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। वो 9th में जाएगी, 10th में जाएगी, 11th में जाएगी, 12th में जाएगी। मुझे पता है कि जब वो ग्रेजुएशन करने जाएगी तो मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, मान लो। अब मैं जब वो ग्रेजुएशन करने जब जाएगी तो आज से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 4 साल 5 साल की बात है। ध्यान रखिएगा, जैसे आपने एसआईपी किया है वैसे ही कम से कम 3 साल पहले आपको SWP करना होता है। सपोज मुझे 20 लाख की जरूरत है, उस समय 25 लाख की जरूरत है, मुझे आइडिया होता है कि हाँ जी इतने पैसे की जरूरत है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब मुझे पता है 25 लाख की जरूरत है, यानी मैं हर महीने 70-80 हजार रुपए का SWP करूंगा। उसको एक अच्छे आरडी में, सपोज हर महीने 70 हजार का SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करूंगा, उसे आरडी में डाल दूं जहां पे 7% मिलेगा। और जिस दिन बेटी को जाना होगा उस दिन मैं वहां पे वो 25-30 लाख जो भी इकट्ठे हो गए होंगे मेरे आरडी में, वो मैं यूज कर लूंगा, मेरी बेटी का एडमिशन हो जाएगा, काम खत्म। ये तरीका। उसी तरह मेरी बेटी की जब शादी की बात होगी तब भी मुझे पता है कि हाँ जी मेरे शादी का डेट तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हाँ जी 28-30 साल के रेंज में शादी होती है। तो जब बेटी मेरी 25 साल की होगी उस दिन से मैं वहां पे फिर दोबारा SWP करना शुरू कर दूंगा। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो गोल बेस्ड होनी चाहिए। और जब गोल आने वाला है, क्यों? क्योंकि जिस दिन वो 28 साल की होगी या उसका शादी फिक्स हो जाएगा उस दिन मैं निकालने जाऊंगा, उसी 6 महीने 1 साल कोरोना आ गया, यूक्रेन आ गया, कुछ हो गया, तो मेरे लिए वो दुनिया का सबसे बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है आपकी गोल बेस्ड होनी चाहिए। आपकी डिपॉजिट्स जो हो वो रेकरिंग टाइप में हो, और विड्रॉल भी आपकी रेकरिंग टाइप में होगी। इस तरह से आप जितनी भी मार्केट की फ्लक्चुएशंस है इनसे अपने आप को बचा पाएंगे। आई होप अजय जी मैं आपको समझा पाया। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। प्लीज आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और लोगों को बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, सीखे, सीख के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ग्रुप पे थैंक यू सर। ग्रुप पे आप लोग के फीडबैक का वेट करूंगा। थैंक यू सर।